आपका अगर बाल विवाह हो गया है राजस्थान से आप हैं तो आप इसके अंदर में एडमिशन है वो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। कुछ भी बचेगा नहीं जो एएफएमसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो और आप तक जो बात है वो पहुंचे ना। 115 सीट्स होती हैं वो बेसिकली बॉयज के लिए रिजर्व रहती हैं और 30 सीट होती हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। सोचिए सिलेक्शन हो या ना हो, वहां पे जाएंगे, फ्री में पूरी बॉडी का चेकअप कर देंगे। फिर वहां पे सबसे पहले क्या होता है, एक टॉयलेट टेस्ट होता है आपका। जब आपकी छुट्टियां होंगी तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको थर्ड एसी का जो किराया है आने का और जाने का वो आपको आपकी कॉलेज से यानी गवर्नमेंट से मिलेगा। एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करने के बाद में वहीं पे आपको जॉब करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो 63 लाख रुपए का आपको बॉन्ड है उनको पे करना पड़ेगा। आने जाने का भी बेनिफिट मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, बंगलो भी मिल रहा है, काम करने वाले घर में नौकर भी मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर में अपन डिस्कशन करने वाले हैं एएफएमसी के बारे में, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि शायद ये जो कॉलेज है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स में कोई आर्मी में सर्व कर रहा है या फिर रिटायर हो चुका है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जिसको अपन एएफएमसी बोलते हैं, ये सबके लिए ओपन टू ऑल है। कोई भी इसके अंदर में जो है वो एडमिशन ले सकता है। आज के जो बेसिकली इस वीडियो के अंदर में अपने की पॉइंट्स जो डिस्कशन होने वाले हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में एएफएमसी से रिलेटेड होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे और आपको पूरी 100% सही जानकारी है वो एएफएमसी के बारे में मिल जाएगी। अगर वीडियो के आज अपन टॉपिक्स देखें तो सबसे पहले अपन एएफएमसी के थोड़ी बारे में चर्चा करेंगे, कब स्टार्ट हुई थी, क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें पढ़ाए जाते हैं। देन अपन इसके काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसमें एडमिशन लेना है तो इसकी काउंसलिंग है वो कहाँ से होती है। इसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि क्या कितनी सीट्स होती हैं, क्या रिजर्वेशन रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एडमिशन लेने के लिए, फाइनल जो मेरिट है जिसके बिहाफ पे बच्चों का सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से तैयार करी जाती है, एएफएमसी की जो स्क्रीनिंग कट ऑफ होती है, नीट के जो मार्क्स मिनिमम कितने चाहिए होते हैं कि जिससे बच्चा एएफएमसी के लिए क्वालिफाई है वो करे। फिर उसके बाद में अपन फैसिलिटीज के बारे में और स्पेशल अलाउंसेस के बारे में बातचीत करेंगे कि एएफएमसी वाले बच्चों को कौन से ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो बेसिकली बाकी किसी एम्स में पढ़ रहे बच्चे या फिर किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे को नहीं मिलते हैं। फिर उसके बारे में अपन बॉन्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो एक ऐसा बॉन्ड जिसके बारे में जनरली बच्चों को ऐसा डर सा लगता है, जो बच्चों को ऐसे घबराहट पैदा कर देता है कि वो एएफएमसी में जाते नहीं है, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। देन कैरियर पाथ क्या है एएफएमसी के बाद में, कहाँ नौकरी लगती है, कितना पैसा मिलता है, ये भी अपन आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे इतनी सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं एएफएमसी के बारे में कि कुछ भी बचेगा नहीं जो एएफएमसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो और आप तक जो बात है वो पहुंचे ना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एएफएमसी के बारे में। एएफएमसी जिनका नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो पुणे के अंदर में सिचुएटेड है। इसकी बेसिकली आप देख सकते हैं स्टार्टिंग है वो 1948 में करी थी और जब इसकी स्टार्ट करी तो इसमें जस्ट पीजी कोर्स है वही रन किया गया था। बट 4 अगस्त 1962 के अंदर में देखा कि इसमें अपने को एमबीबीएस कोर्स है वो भी रन करना चाहिए, तो एमबीबीएस कोर्स है वो भी इसके अंदर में रन किया गया। इसके अंदर में आप अगर कोर्सेज की बात करें तो यूजी कोर्स, एमबीबीएस जिसको अपन बोलते हैं वो भी होता है, पीजी भी होता है, पोस्ट डॉक्टरल मेडिकल जो कोर्स है वो भी रहता है और उसके बाद में नर्सिंग के भी इसके अंदर में कोर्सेज है वो रन किए जाते हैं। तो ये इतने कोर्सेज हैं जो आज के टाइम पे एएफएमसी के अंदर में रनिंग है। अब अगर अपन बात करें काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो क्या होता है, तो काउंसलिंग के प्रोसीजर में मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका कोई ऐसे अलग से कोई फॉर्म है वो नहीं फिलअप करना होता है। जब आप एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं, एमसीसी में जो बाकी अपन एम्स की या फिर ऑल इंडिया कोटा की जो भी काउंसलिंग वगैरह अपन कर रहे होते हैं, उसी समय आपके सामने एक ऑप्शन है वो आता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन एएफएमसी काउंसलिंग ऑल्सो। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, यस ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना होता है। तो जितने भी बच्चों ने यस ऑप्शन क्लिक किया होता है उन बच्चों का डेटा एमसीसी क्या करता है, एएफएमसी को भेज देता है और एएफएमसी वाले क्या करते हैं, उन बच्चों को फिर अलग से है वो रीच आउट करते हैं। अब कितने बच्चों को करते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, वो अपन अब अगले स्लाइड में डिस्कशन करने वाले हैं कि सीट मैट्रिक्स और रिजर्वेशन क्या रहता है। 145 देखिए टोटल सीट होती हैं। 145 में आप देखेंगे तो 115 सीट्स होती हैं वो बेसिकली बॉयज के लिए रिजर्व्ड रहती हैं और 30 सीट होती हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अब सीट 145 होती हैं बट ये क्या करते हैं, 1700 बच्चों को है वो क्वालिफाई करते हैं। 1700 में मतलब टॉप 1380 लड़कों को और 360 गर्ल्स को एक क्वालिफाई करते हैं जो भी टॉप में जो रहते हैं मार्क्स वाइज।
इन बच्चों को ये क्या करेंगे, कॉल करेंगे और कॉल करके उनको आगे की जो प्रोसेस होगी उसके लिए आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और एएफएमसी पुणे में यहाँ पे, और आपका जो आगे का इंटरव्यू वगैरह जो भी होना है, टेस्ट वगैरह, वो यहाँ पे होगा। अगर अपन रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी और जनरल की एक ही कट ऑफ रहती है, कोई अलग से कट ऑफ नहीं रहती है। एससी एसटी के अंदर में 10 सीट्स होती हैं, वो बेसिकली रिजर्व रहती हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। बट जब फाइनली इनका जो मेरिट लिस्ट निकलता है, जो मार्क्स वगैरह ऐड होते हैं, वो कैसे होते हैं अभी अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे एससी एसटी के 10 जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन एएफएमसी में होना है, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में टॉप 500 में नाम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा एससी एसटी के अंदर में 10th रैंक लेके आया बट ओवरऑल उसकी रैंक 510 है, तो उसको एडमिशन है वो नहीं मिलेगा। तो ये एससी और एसटी कैटेगरी का जो आप बोल सकते हो कि रिजर्वेशन होता है, उसकी कंडीशन होती है। अब अपन बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में अपन ये मेरिट लिस्ट वाला देखेंगे, तो पहले अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चर्चा कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी उम्र है वो मिनिमम 17 साल है, वो होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम उम्र जो इसके अंदर में दे रखी है वो दे रखी है 24 साल, मतलब आपकी एज 17 to 24 के बीच में होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप अनमेरिड होने चाहिए। आपका अगर बाल विवाह हो गया है, राजस्थान से आप हैं, तो आप इसके अंदर में एडमिशन है वो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप अनमेरिड हैं और अगले 2-3 साल में आपका प्लान है कि जी मैं तो यूजी कोर्स करते करते ही शादी करूंगा, तब भी आपके लिए कॉलेज नहीं है। आप ड्यूरिंग द कोर्स है वो भी अनमेरिड रहनी चाहिए, मतलब कोर्स कंप्लीट करके ही आपको शादी करनी है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में, जैसे कुछ बच्चे हैं वो यूजी वाले कर लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, मेडिकली फिट है वो आप होने चाहिए। अब इनकी क्या है कि जब आप वहां पे जाते हैं ना इंटरव्यू वगैरह देने के लिए इनका, तो वहां पे आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। सोचिए सिलेक्शन हो या ना हो, वहां पे जाएंगे फ्री में, पूरी बॉडी का चेकअप कर देंगे, कोई बीमारी होगी तो वो भी बता देंगे। बट इस वाली एज में क्या होता है, अब जो इनकी कंडीशन है कि किडनी खराब नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। इन शॉर्ट बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि लाइक कुछ इनके क्राइटेरियाज होते हैं, जो अगर आप देखेंगे कि अगर ये हाइट की बात करते हैं तो जनरली ये बोलते हैं कि बॉयज की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, गर्ल्स की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो इलाके हैं वहाँ पे जनरली थोड़ा लोगों की रिलेटिव हाइट कम रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा कंसेशन दे देते हैं कि बॉयज के लिए बोल देते हैं 152 होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए बोल देते हैं 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उनको 2 सेंटीमीटर का और बेनिफिट दे देते हैं कि जनरली मान लो बॉयज की 152 है बट कोई बच्चा 18 साल से कम है तो उसकी 150 में भी काम चल जाएगा। तो ये कुछ इनके जो मेडिकल और फिजिकल के हैं वो क्राइटेरिया रहता है। वेट का भी एक क्राइटेरिया रहता है कि आप ओवर वेट नहीं होना चाहिए, बट जनरली लोग हैं वो ठीक ही रहते हैं हेल्थ वाइज। फिर उसके बाद में अपन बात करें कि आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड इंग्लिश, इनके अंदर में एग्रीगेटेड जो मार्क्स इन चारों के अंदर में ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 60% से ज्यादा होने चाहिए। और इंडिविजुअल इनके अंदर में अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो 50 से कम परसेंट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि 12th क्लास में आपने मेक श्योर कि पहली बार में ही 12th पास कर लिया, ऐसा ना हो कि फिजिक्स में फेल हो गए फिर अगली बार आपने उसको पास किया। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th में पीसीबी और इंग्लिश इनको मिला के 60% होने चाहिए, और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। और 10th क्लास के अंदर में आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर में भी आप पास हुए होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप आपको समझ में आया होगा एडमिशन के लिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप को है वो बेसिकली फॉलो करने, और ये अगर आप फॉलो करते हैं तभी आप आगे की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बात अपन कर लेते हैं कि इनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो कैसे तैयार होती है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले तो नीट के मार्क्स पे एक स्क्रीनिंग कट ऑफ होती है जो निकालते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1700-1800 बच्चों को ये क्या करते हैं, बुलाते हैं, और उससे जो उनकी कट ऑफ रहती है वो तो इनकी जो कट ऑफ स्टार्टिंग वाली है वो रहती है। अब एक उदाहरण से समझाता हूं आपको, मैं एग्जाम्पल से आप समझेंगे इसको, कि मान लेते हैं ये नीट का स्कोर 720 मैक्सिमम था, एक बच्चा है जिसके 600 मार्क्स आए हैं, वो मतलब क्वालिफाई कर गया। वैसे तो 600 में नहीं करता, अभी कट ऑफ मैं बताऊंगा आपको कितनी रहती है, बट ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फिर वहां पे सबसे पहले क्या होता है, एक टॉयलर टेस्ट होता है आपका। टॉयलर का जो टेस्ट होता है इसमें ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये टॉयलर करके इसका नाम होता है। 80 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। 40 क्वेश्चन आपके ईच आप बोल सकते हैं इनके अंदर में रहते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है।
0.5 मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है, अगर आप गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स है वो कटेंगे। 30 मिनट्स का बेसिकली आपके पास में टाइम रहता है। तो इस टेस्ट के अंदर में 80 में से मान लो ये बच्चा 60 मार्क्स लेके आता है। अब टोटल स्कोर कितना हो गया अभी तक? 720 नीट का था, जो टॉयलर है उसका 80 हो गया, तो पूर्णांक हो गया, मैक्सिमम जो स्कोर है वो 800 हो गया। बट इस बच्चे के कितने आए? 600 पहले आए, 60 उसके अभी आए, तो 660 आ गए। अब ये क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करके 200 तक कर देते हैं कि ये जो 800 का स्कोर ये 200 की तरह कंसीडर करेंगे। तो 200 करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 800 को 200 कर दिया। अब इधर उन्होंने 200 किया 4 से डिवाइड करके, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 165 आ गया। मतलब अब स्टैंडर्डाइज स्कोर कितना हो गया? 200। तो इस बच्चे के 200 में से 165 नंबर आए अभी तक। फिर जो आगे का प्रोसेस होता है उसके अंदर में क्या होता है, पैट करके एक टेस्ट होता है, PAT, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसके क्या मार्क्स नहीं ऐड होते, बस ये आपको क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, आपको बस ये पास करना होता है, इसके कोई मार्क्स है वो ऐड नहीं होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी आपका पहले हो चुका होगा, तो इसमें भी मैंने आपको जैसे बताया कि क्वालिफाई है वो आपको करना है, इसके भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। जैसे मैं कुछ कंडीशन बता रहा था, वेट वाली, हाइट वाली, कोई बीमारी आपकी नहीं होनी चाहिए, वो बस आपको है वो क्वालिफाई करना है, इसके कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस यू शुड बी मेडिकली एंड फिजिकली फिट। फिर उसके बाद में होता है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। मान लेते हैं ये बच्चा 35 मार्क्स लेके आता है, तो 200 + 50 मैक्सिमम स्कोर हो गया कितना? 250। और इस बच्चे के कितने आए? आउट ऑफ 250 200। अब ऐसे जितने भी बच्चे वहां पे गए होंगे सबका 250 में से कुछ ना कुछ स्कोर रहेगा। उस स्कोर को क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, मतलब घटते हुए ऑर्डर में सेट करेंगे। टॉपर के सबसे ज्यादा, फिर ऐसे कम, जैसे नीट की रैंक आती है वैसे। उसमें जो लाइक बॉयज के अपन बात कर रहे थे, जो 115 सीट्स थी, तो टॉप 115 बॉयज को सिलेक्ट कर लेंगे, उस टॉप जो 35 गर्ल्स होंगी उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही टॉप 10 SC ST की जो कैटेगरी वाइज जो सीट्स थी उनको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से करके जो इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो टॉप में जो मैंने बताया आपको जितनी जितनी सीट्स थी उसके हिसाब से जिनका नंबर आएगा वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वहां के UG कोर्स के लिए। तो ये बेसिकली इसका क्या है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो प्रिपरेशन एंड जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन अगली चर्चा करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रहती है। तो ये पिछले 3-4 साल का डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और 2024 का भी अपन है वो प्रेडिक्ट करेंगे। 2020 की बात करें तो 618 बॉयज की कट ऑफ थी, गर्ल्स की कट ऑफ 637 थी। ये थोड़ा ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि सीट्स गर्ल्स की कम रहती हैं, तो उस वजह से मतलब इसकी कट ऑफ बढ़ जाती है। 21 में बात करें तो 615 कट ऑफ बॉयज की थी और गर्ल्स की 627 थी। फिर आप देखेंगे 616, 641। फिर लास्ट ईयर अगर आप देखो तो 2022 से 23 में 6-7 नंबर में इधर डिफरेंस आया, इधर भी 6-7 मार्क्स में डिफरेंस आया। बट अगर अपन 2024 की बात करें तो जैसे आपको सबको पता है पेपर आसान आया, सबके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो आए हैं, तो मतलब आप ये मान के चलिए 20 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ेगा। मुझे जो लग रहा है कि 640-45 के बीच में तो जाएगा, और ये वाली जो कट ऑफ है वो आराम से 665 तक जाएगी, 665-670 तक जाएगी। तो ये बेसिकली अपन बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ है वो थोड़ा बोल सकते हैं कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 में स्क्रीनिंग में। ये कौन सी कट ऑफ है? ये वो कट ऑफ है, इससे इस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जिन बच्चों के आए हैं उनको AFMC से कॉल आ जाएगा। आगे जो उनके मेडिकल टेस्ट होंगे, फिजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, जो भी वहां का टॉयलर एग्जाम होगा, ये सब देने के लिए वो बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में कि बच्चे का क्या हुआ, एडमिशन हो गया, अब उसको सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली है। सबसे पहले तो एक बहुत शानदार आपके लिए मेस रहती है, सेंट्रल कैडेट मेस इसको बोलते हैं। ये मेस आप देख सकते हैं, आपके लिए कुछ इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ये ऐसी फैसिलिटीज हैं वो आपके लिए रहती हैं। और सबसे देखो अच्छी बात क्या रहती है, वहीं का अंदर ही हॉस्टल रहता है, आपको उसी हॉस्टल के अंदर में आपको रहना होता है। कोई खास रैगिंग वैगिंग का चक्कर है वो नहीं होता। जनरली मेडिकल कॉलेज में बच्चे वो डरते हैं कि बाहर रहना है, हमको क्यों रहना है, क्योंकि अंदर हमें सीनियर रात को पकड़ के कभी भी कुछ भी करवा लेगा। तो बाहर भी ये चीजें रहती हैं कि मतलब सीनियर कभी भी बुला के कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट रहता है। दूसरा है यहाँ का खाना बहुत शानदार लगता है। जब हम IIT रुड़की के अंदर में पढ़ते थे तो IIT BHU के बारे में ऐसे बोला जाता था कि सबसे अच्छा खाना है वो IIT के अंदर में IIT BHU का मिलता है। एक बार गया भी था वहां पे, खाया, बहुत मजा आया। बट रिसेंटली मैं जब ऐसे बात कर रहा था 1-2 बच्चों से, तब पता चला कि IIT BHU से भी शानदार खाना AFMC पुणे का होता है। तो जिनको खाने का बहुत शौक है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि खाना जो जनरली आप जब कोचिंग के टाइम में किसी हॉस्टल में PG में रहे होंगे, उसका खाना खा खा के आप परेशान हो गए होंगे, अगर खाने का आपको मजे लेने
तो एएफएमसी है वो, लाइक एएफएमसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फूडिंग एंड अकोमोडेशन। अब ये तो बात होगी थोड़ा खाने वाने की। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि इसकी फैसिलिटी जैसी क्या रहती हैं जो बच्चों को स्पेशल फील करवाती है, बाकी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ये आपको थोड़ा मजा आएगा सुन के, फील लीजिएगा इन सारे अलाउंसेस की और कंसेशंस की। अगर सबसे पहले बात करें तो हॉस्टल और ये मेस का मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि बहुत शानदार है वो, मतलब अच्छा रहता है खाने पीने का, वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही रहता है, तो इसका कोई खास खाने का दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे राजस्थान से लाइक जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो कहीं साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ नॉन वेज ही मिलता है, वेज मिलता नहीं तो दुखी हो जाते हैं। या फिर जैसे साउथ इंडिया वाले लोग आते हैं आईआईटी जैसे रुड़की की, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहाँ पे क्या नॉनवेज अलाउड नहीं था ऐसे, तो जो साउथ वाले बच्चे आते थे या जो दूसरी कंट्रीज से भी बच्चे होते थे पीएचडी एमटेक वगैरह में, वो बड़े परेशान हो जाते थे कि यार यहाँ पे नॉनवेज मिलता ही नहीं है, बाहर होटल में हमको खा के आना पड़ता है। फिर बहुत ऐसे थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किया, डीन वीन को मनाया, तब जाके वहाँ पे नॉनवेज का एक छोटा सा जो बॉक्स है वो भी ओपन किया। वो भी हफ्ते में 2-3 बार ही वो खिलाते थे, ज़्यादा नहीं खिलाते थे, बर्तन भी उनके इनफेक्ट अलग होते थे। तो ऐसा आपको दिक्कत है वो एएफएमसी के अंदर में नहीं आएगी। सबसे बढ़िया शानदार बात देखो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो मस्त, जब आपकी छुट्टियां होंगी तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको थर्ड एसी का जो किराया है आने का और जाने का वो आपको आपकी कॉलेज से यानी गवर्नमेंट से मिलेगा। कितने अच्छा, मतलब बीइंग ए स्टूडेंट आपको फील आ रही है कि सरकारी नौकरी है वो हमारी लग गई है और बढ़िया एकदम ऑफिसर टाइप वो फैसिलिटी हमको दे रहे हैं। अच्छा जी, जब आप पास आउट हो गए नौकरी कर रहे हैं वहां पे, तो आपको AC2 का बेनिफिट है वो मिलता है, मतलब सेकंड जो AC की टिकट होती है ट्रेन की वो आपको मिल जाएगी, मतलब वंस यू स्टार्टेड योर जॉब। फिर उसके बाद में देखिए कि बुक्स वगैरह खरीदने का भी आपको जो है वो खर्चा मिलता है, 4000 रुपए है वो आपको हर साल किताबें खरीदने का खर्चा है वो दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा फायदा है। फिर स्टेशनरी बेनिफिट्स की बात करें तो 1120 रुपए है वो आपको साल के मिलते हैं, आप नोटबुक वगैरह है वो अपनी खरीदिए मस्त, 140 रुपया महीना भी मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस की बात करें, ड्रेस खरीदने के लिए भी आपको पहले साल 6000 रुपया मिलेगा कि आप 6000 रुपये लीजिए और आप मस्त अपने ड्रेस वगैरह वो वहां की लेके आइए। 1250 रुपया है वो आपको हर साल उसके बाद में लाइक सबसिक्वेंट ईयर, मतलब सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स 1250 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा कि अब आप उस ड्रेस को प्रॉपरली मेंटेन वगैरह वो अपनी करके रखिए। हेयर कटिंग के भी पैसे मिलते हैं 140 रुपया आपको हर महीना मिलेगा बाल कटवाने के लिए, तो कितनी अच्छी मतलब बात है ये। मतलब पैसा देखो थोड़ा थोड़ा सा 140 100, लेकिन सुन के कितना अच्छा मतलब फील गुड फैक्टर आ रहा है कि हाँ मतलब देखो हर चीज के लिए हमारे को पैसा है वो मिल रहा है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मैं बता ही चुका हूँ, हेयर कटिंग बता ही चुका हूँ। वॉशिंग की बात करें तो आपको कपड़े धुलाने के भी पैसे मिलते हैं कि 560 रुपया हर महीना मिलेगा। और मजे की बात, जब आप घर आ जाओगे, जब ब्रेक होगा तो कपड़े तो आपकी मम्मी ही आपके धोएंगे तो वो 210 रुपए वो आपके बच जाएंगे 210 रुपए आपको जो ब्रेक होगा छुट्टियां होंगी उसके अंदर में भी आपको मिलेंगे। फिर इसमें बेसिकली एक इंश्योरेंस भी रहता है कि 7200 रुपए आपको एक बार जस्ट फर्स्ट टाइम में आप एडमिशन लेंगे तब पे करने। फिर अगर मान लो किसी बच्चे के साथ में मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको टर्म इंश्योरेंस भी मिलता है 15 लाख रुपए का, डिसेबिलिटी के भी कुछ है उसमें बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं। तो ये बेसिकली कुछ स्पेशल अलाउंसेस थे जो बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स को कहीं नहीं मिलते हैं बट एएफएमसी वाले बच्चों को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बॉन्ड के बारे में, देखिए ये बेनिफिट्स मैंने आपको बताए और ये सुन के डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा फील तो आ ही रहा होगा। तो अब ये बेनिफिट्स अगर किसी को लेने हैं और गवर्नमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट ये भी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि यार कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप वहीं पे ही काम करें, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कि 63 लाख रुपए का एक जो बेसिकली बॉन्ड है वो इसमें रखा हुआ है कि आपको एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करने के बाद में वहीं पे आपको जॉब करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो 63 लाख रुपए का आपको बॉन्ड है उनको पे करना पड़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को लाइफ टाइम तो वहां जॉब नहीं करनी, तो एएफएमसी ने दूसरा ऑप्शन ये दे रखा कि आप 7 साल तक वहां पे सर्व करिए, 7 साल बाद आप छोड़ के आ सकते हैं, तब आपको कोई बॉन्ड वगैरह है वो पे करना नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली एएफएमसी के अंदर में एक अलग से जो है वो क्राइटेरिया रहता है। बट आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा इतनी ये आर्मी वगैरह के अंदर में जाने के बाद में इतनी अच्छी उसको सुविधाएं मिलेंगी तो उसको छोड़ना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी को जाना ही नहीं है वहां पे तो फिर उसको एएफएमसी के लिए ऑप्ट भी नहीं करना चाहिए। आप तभी एएफएमसी के अंदर में जाइए जब आप थोड़ा सा मतलब फिजिकली आप फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। और मतलब जनरली आप देखते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स से अपन जब मिलते हैं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जस्ट मैं आपको एक मतलब एक जस्ट डिफरेंस बता रहा हूँ कि जनरली आप बैठ के ही आपको काम करना होता है, अपना पूरा पेट सा बाहर निकल जाता है, मतलब आप बड़े
आप बोल सकते अनफिट हो जाते हो, तो वो सारी चीजें आपके साथ में एएफएमसी में नहीं रहेंगी। तो जो जिन बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, फिट रहना, ये सब चीजें अच्छी लगती है, उसी बच्चे को है वो बेसिकली एएफएमसी में जाना चाहिए। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि आगे का जो कैरियर रोड मैप है वो क्या होता है, कि आगे के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको क्या मिलते हैं जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं। क्योंकि कोचिंग जब अपन करते हैं तो बड़े बड़े सपने हैं लोगों के दिमाग में, आईआईटी नीट वालों के यही रहते हैं कि बस एक बार कॉलेज में चले जाएं तो जिंदगी तो सेट हो ही जाएगी, फिर जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो फिर अंधा पैसा है वो भी छापेंगे अपन। देखिए एएफएमसी के अंदर में क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने पैसे रुपए मिलते हैं, वो अपन अभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे तब आप लेफ्टिनेंट जो है वो बन जाते हैं, और आपकी जो बेसिक मंथली सैलरी जिसको अपन बोलते हैं बेसिक पे है 56,100 रुपए के आसपास रहता है। लेवल 10 इसका जो पे ग्रेड है वो रहता है, पे स्केल है वो रहता है। अब ये 56,100 रुपए तो बेसिक पे है। इसका आप मतलब जनरली, अब मैं एक्यूरेट तो नहीं है बट मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ क्योंकि इसमें एचआरए भी रहता है, फिर आपको और भी मतलब बेनिफिट्स टीए डीए वगैरह ये सब भी मिलते हैं। तो रफली आप ये मान सकते हैं कि जितना आपका बेसिक पे होता है उसका 1.3 to 1.4 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी सैलरी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ओवरऑल जो है पीएफ वगैरह कटता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसका मल्टीप्लाई बाई 1.3 to 1.4 कर लीजिए, इतना सैलरी आपको मिलेगा। फिर जब आप कॉलेज से जस्ट पास आउट होंगे तो लेफ्टिनेंट का जो मैंने बताया आपको जो पोजीशन है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 1 साल कोर्स आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको कैप्टन की पोजीशन मिल जाएगी। और मजे की बात क्या है, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जितने भी बच्चे वहां से पास आउट होते हैं उनकी नौकरी का है वो गवर्नमेंट जुगाड़ है वो करके रखती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। कैप्टन की पोजीशन आपको मिल जाती है, उसकी ये सैलरी रहती है। फिर उसके बाद में जब 4 साल आप कैप्टन एज ए कैप्टन आप वर्क करते हो वहां पे, तो फिर 4 साल की सर्विस के बाद में आप मेजर बन जाते हो। फिर उसके 7 साल बाद में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हो, जिसकी 1,21,200 बेसिक पे है। इसको मल्टीप्लाई बाई 1.3 to 4 कर लीजिए, तो वहां से आपकी ओवरऑल इनकम आ जाएगी। फिर कर्नल ये बाई सिलेक्शन होता है, आगे की जितने भी प्रमोशंस होते हैं वो बाई सिलेक्शंस होते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा वहां पे काम भी ढंग से करना है ताकि मतलब आपके जो प्रमोशंस हैं वो रेगुलर होते रहें। अब ये देख के हो सकता है कि आपको लगे कि यार पैसा तो बहुत कम है, बट देखिए अगेन एट द सेम टाइम आप सिर्फ यहाँ पे पैसा है वो मत देखिए, आप ये देखिए ओवरऑल जो फैसिलिटीज हैं वो आपको कितनी मिल रही हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड एसी का आपको जो किराया है वो मिलेगा, आने जाने की दिक्कतें नहीं रहेंगी, वहां पे आपको बंगलो मिल जाएगा, वहां पे आपके लिए लोग हैं आपके जो बंगलो में है वो काम कर रहे होंगे, जो भी मतलब आप बोल सकते हो वर्कर होंगे। लाइक गाड़ी आपको अलग से मिलेगी, ड्राइवर आपको मिलेगा, तो ये सारे बेनिफिट्स भी इस सैलरी के अलावा आपको मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक पैकेज है जिसमें आपको आने जाने का भी बेनिफिट मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, बंगलो भी मिल रहा है, काम करने वाले घर में नौकर भी मिल रहे हैं। ये सारी सुविधाओं के साथ में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना वो एक जो एएफएमसी से पास आउट हुए बच्चे की काफी अच्छी होती है। क्योंकि जनरली मतलब ये लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि डॉक्टर की खुद की कोई लाइफ नहीं होती है। मतलब अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूं इसलिए मैं डॉक्टर के बारे में ऐसा बोल रहा हूं, मैं इन जनरल एक परसेप्शन बता रहा हूं कि जो लोगों को लगता है कि कभी भी उनके पास कॉल आ जाएगा, जाना पड़ेगा, तो खुद की पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। बट ऐसा एएफएमसी के अंदर में नहीं रहता है। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना वो खूब अच्छी रहती है। आप फिजिकली बहुत अच्छे से फिट रहते हो, आप एकदम डिसिप्लिन में रहते हो। वही जो आर्मी में जो ऑफिसर्स वाली लाइफ रहती है वो आपकी बेसिकली है वो रहने वाली है। और थोड़े दिन पहले मेरे को भी मौका मिला था ऐसे कुछ बीएसएफ के ऑफिसर्स से उनके साथ में 1-2 दिन रहने का, तो हम गए थे बाड़मेर वगैरह घूमने के लिए उधर। अब वो थोड़ा बीएसएफ में थे, आर्मी में तो और भी उससे अच्छी है, वो जनरली बोलते हैं कि लाइफ है वो रहती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी कोई डाउट अगर बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको एएफएमसी के बारे में पूरी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे और वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।